हाँ बच्चों, तो आज तुमको हम बताएंगे टी रेशियो के बारे में। पहले तो हम बता दें कि टी रेशियो का मतलब क्या होता है। पहले यह जान लो कि टी रेशियो का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम है विलियम गॉसेट, या इसको विलियम गॉसेट भी कहते हैं। लेकिन इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था टी रेशियो का, इस टी रेशियो कंसेप्ट को फिर यानी कि आज का जो स्वरूप है उस रूप में देने का जो श्रेय जाता है जिस व्यक्ति को, उसका नाम है फिशर। फिशर साहब ने गॉसेट के टी रेशियो के कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया और जो प्रेजेंट फॉर्म है उस फॉर्म में दिया। अब यहाँ मतलब है कि यह जो गॉसेट ने जो दिया था टी रेशियो कंसेप्ट, इस टी रेशियो को हम जैसे पहले बता दें कि स्टूडेंट रेशियो भी इसको कहते हैं। इस टी रेशियो कंसेप्ट दिया क्यों, इसके पीछे हम बताएं कि मान लीजिए कि हमारे पास दो सैंपल हैं। एक सैंपल का नाम है x और दूसरे सैंपल का नाम है y। एक सैंपल में मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं और दूसरे सैंपल में भी 10 स्टूडेंट हैं। और अब हमको कहना है कि क्या दोनों सैंपल के बीच में क्या कोई डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है। हम कहते हैं कि x और y के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नल हाइपोथेसिस हम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस इसलिए बनाएंगे क्योंकि नल हाइपोथेसिस कहता है कि जब दो वेरिएबल के बीच, दो सैंपल के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता है तो नहीं होगा, तो ऐसे हाइपोथेसिस को कहेंगे नल हाइपोथेसिस। अर्थात टी रेशियो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है कि नल हाइपोथेसिस हमने जो बनाया है वो क्या सही है या गलत है। अब इसको जांच करने के लिए हम टी रेशियो का उपयोग करते हैं। टी रेशियो का उपयोग आप केवल ऐसे ही केवल नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ खास कंडीशन है। उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही आप टी रेशियो का उपयोग कर सकते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने, कई रिसर्चर्स ने टी रेशियो के मिसयूज पर भी चर्चा किया है। कहा कि टी रेशियो का काफ़ी मिसयूज हो रहा है। लेकिन टी रेशियो को प्रॉपर यूज़ करने से पहले दो तीन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात यह है कि हमको यह देखना हो कि क्या दो सैंपल, एग्जाम्पल मान लें कि सैंपल x और सैंपल y के बीच में क्या कोई डिफरेंस है। जब अंतर की बात करते हो, डिफरेंस की बात करते हो, तो वहाँ पर इसको स्टैटिस्टिकली प्रूफ करने के लिए जिस स्टैटिस्टिक्स का हम यूज करते हैं उसको कहते हैं टी रेशियो। या तो आप जानते हैं टी रेशियो को, हम यह भी जानते हैं कि इसको हम स्टूडेंट रेशियो कहते हैं। फिर दोबारा रिवाइज कर देते हैं आपको कि इस कंसेप्ट को जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम है विलियम गॉसेट। इस कंसेप्ट को आज ज़्यादा एडवांस करने का जो श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है उसका नाम है फिशर। और अब आगे बढ़िए कि टी रेशियो कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो टी रेशियो यूज़ करने के दो तीन कंडीशन हैं। पहला कहता है कि जब आपका डेटा या आपका सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि जब आपका सैंपल पूरे पॉपुलेशन को फुल्ली रिप्रेजेंट करता हो और उस सैंपल को यदि आप ग्राफ पर प्लॉट करें तो आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का जो है बेल शेप स्ट्रक्चर पता चले। इसको हम कहते हैं बेल शेप। यदि इस तरह का यदि डेटा आता है तो हम कहते हैं कि सैंपल हमारा क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहला शर्त यह है कि टी रेशियो का यूज वहाँ करेंगे जहाँ पर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अर्थात टी रेशियो एक प्रकार का पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। दूसरी बात, यहाँ जो वेरिएंस है, वेरिएंस कैसा होना चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कहता है कि टी रेशियो निकालने से पहले आप यह तय कर लें कि वो आपका जो स्कोर आया है, स्कोर का वेरिएंस क्या होमोजेनस है। आप कहेंगे कि यह वेरिएंस होता क्या है, तो वेरिएंस बेसिकली क्या है, एसडी का स्क्वायर है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है उसको हम कहते हैं वेरिएंस। यदि आप दोनों x और y सैंपल का वेरिएंस होमोजेनस है तब उस कंडीशन में आप टी रेशियो को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं टी रेशियो का, तो तीसरा कंडीशन एक और बताते हैं कि पहली तो बात है कि जब डिफरेंस निकालना हो तब टी रेशियो का यूज़ करेंगे। कहे कि टी रेशियो यूज़ करने के लिए क्या कंडीशन है,
पहला कंडीशन बता दें कि यदि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब टी रेशियो का उपयोग करेंगे। यदि स्कोर का वेरिएंस होमोजेनस है तब हम टी रेशियो का यूज करेंगे। आमतौर पर टी रेशियो का यूज हम करते हैं दो वेरिएबल या दो सैंपल के बीच डिफरेंस देखने के लिए, और कभी कभी हम टी रेशियो का यूज हम करते हैं जो हम कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन को क्रॉस वैलिडेट करने के लिए भी हम टी रेशियो का यूज करते हैं। अब टी रेशियो निकालेंगे कैसे, एक सवाल उठता है। तो टी रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वह है कि टी बराबर m1 माइनस m2 बट्टा SED। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है टी बराबर m1 माइनस m2 बट्टा SED। यहाँ m1 का मतलब है पहला सैंपल का मीन, m2 का मतलब है दूसरे सैंपल का मीन, लेकिन यहाँ है m1 माइनस m2 है, यह एक्चुअली माइनस नहीं है। जो जिसका मीन ज़्यादा होगा वह बाईं ओर आ जाएगा। यदि m2 का मीन ज़्यादा है तो m2 माइनस m1 होगा, यदि m1 का मीन ज़्यादा है तो m1 माइनस m2 होगा। कहने का मतलब है कि टी रेशियो जो निकलेगा वो हमेशा निकलेगा पॉजिटिव में, टी रेशियो निगेटिव में नहीं होगा। टी बराबर -2.78 नहीं होगा, हमेशा माइनस चिन्ह टी रेशियो में नहीं दिया जाता, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए हम लिखते हैं m1 माइनस m2, लेकिन यहाँ पर इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो मीन ज़्यादा वैल्यू वाला होता है वह बाईं ओर चला आएगा कैलकुलेशन में। ऐसे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि मीन बराबर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई SED। अब SED का मतलब क्या होता है, यह जान लीजिए। SED का मतलब होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। SED का मतलब हो गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस, शॉर्ट में होगा SED। यदि आपके पास दो वेरिएबल या दो सैंपल है, एक का नाम है x दूसरे का नाम है y, तो पहला हो जाएगा m1, पहला का मीन निकाल लीजिए, और दूसरे सैंपल या दूसरे वेरिएबल का मीन निकाल लीजिए। दोनों को एक दूसरे से घटा दीजिए और डिवाइड किसी से करना है, डिवाइड करना है SED से। अब सवाल उठता है कि SED तो पता हमको नहीं है तो कैसे निकलेगा। हमारे पास दो वेरिएबल है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ दिया हुआ है x वैल्यू है 10 बच्चा है क्लास में, 10 बच्चा का एक परीक्षा हमने लिया। परीक्षा लेने के बाद हमने देखा क्या कि जो पहला बच्चा है उसको जो मार्क्स आया है वो है 5, दूसरे को आया है 8, तीसरे को आया है 7, चौथे को आया है 6, पाँचवें को आया है 8, फिर अगला को 9, 7, 8, 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मान लीजिए हमारे सेकेंड सेमेस्टर में 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे का जो एग्ज़ाम हमने लिया, इंटरनल टेस्ट लिया, उसका जो नंबर आया वह नंबर यहाँ दिया हुआ है। अब हम मान लेते हैं कि हमारा एक दूसरा ग्रुप है, सेकेंड सेमेस्टर का एक दूसरा ग्रुप है, उसको कहते हैं ग्रुप बी या वाई कहते हैं। उस बच्चे का जब इंटरनल टेस्ट लिया हमने तो उसमें से पहला जो लड़का है उसको आया 8, दूसरे को आया 10, तीसरे को आया 10, चौथे को आया 9, ऐसे करके 12, 12, 11, 10, 12, 9। यहाँ भी कितना बच्चा है वाई में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 बच्चा ग्रुप बी में भी है और 10 बच्चा ग्रुप ए में है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों ग्रुप में बच्चों की संख्या बराबर हो, लेकिन हमने यहाँ आपको सुविधा के लिए हमने क्या किया है कि हमने पहला ग्रुप में भी 10 बच्चों को लिया है, उसका जो नंबर आया उस नंबर को हमने यहाँ पर नोट कर दिया, और वाई ग्रुप जो दूसरा ग्रुप है उसमें भी 10 बच्चे को लिया, उसका जो मार्क्स आया उस मार्क्स को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब कहते हैं कि क्या एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के बीच में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को देखने के लिए क्या निकालना हमको है, टी रेशियो निकालना है। तो टी रेशियो निकालने का फॉर्मूला हमने बताया है कि टी रेशियो बराबर होता है m1 माइनस m2 बट्टा SED। यहाँ m1 मतलब हो गया x का जो स्कोर है इस स्कोर का मीन, और m2 का मतलब हुआ y जो स्कोर दिया हुआ है y स्कोर का मीन। माने कि एक स्कोर के मीन को दूसरे स्कोर के मीन से घटा लेंगे और डिवाइड करेंगे SED। अब सवाल उठता है कि SED कैसे निकालेंगे। तो SED निकालने का एक फार्मूला है जो आपको बताते हैं कि फार्मूला क्या होता है।
हालांकि अलग अलग कंडीशन में इसके फार्मूला अलग अलग SED के होते हैं। मोटे तौर पर तो इसके 3 कंडीशन हैं कि जब 3 कंडीशन में क्या क्या फार्मूला होगा। लेकिन पहला कंडीशन हम यहाँ मान के चलते हैं कि 2 ग्रुप है, ग्रुप X और ग्रुप Y। यदि दोनों ग्रुप कोरिलेटेड नहीं है, दोनों आपस में संबंधित नहीं है, तो SED निकालने का फॉर्मूला है SED बराबर √अंडर SEM1 का स्क्वायर जोड़ SEM2 का स्क्वायर। यदि हमने कह दिया है कि यदि हमारा ग्रुप, मान लेते हैं कि ग्रुप X और ग्रुप Y आपस में संबंधित नहीं है, कोरिलेटेड नहीं है, तब उस कंडीशन में SED निकालने का जो फॉर्मूला होता है SED बराबर स्क्वायर रूट SEM1 का स्क्वायर प्लस SEM2 का स्क्वायर, अर्थात स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2, माने कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का स्क्वायर निकाल लें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2 का स्क्वायर निकाल लें और दोनों को ओवर स्क्वायर रूट कर दें, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम कहेंगे SED। अर्थात SED निकालने के लिए हमको पहले निकालना होगा क्या, हमें निकालना होगा SEM1 और SEM2 निकालना पड़ेगा। जब तक SEM1 और SEM2 नहीं निकालेंगे SED नहीं निकलेगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ बता दें कि SEM1 का मतलब क्या होता है। SEM का मतलब होता है, S का मतलब हुआ स्टैंडर्ड, E का मतलब होता है एरर और M का मतलब होता है मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन SEM। यहाँ हो गया पहला का मीन स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और दूसरे का स्टैंडर्ड ऑफ मीन। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है। SEM बराबर होता है SD बटे √n। SD माने स्टैंडर्ड डेविएशन, अर्थात SEM निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। पहला का X का हम निकाल लेंगे मीन, X का निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तब क्या है फिर Y का हम निकाल लेंगे मीन और Y का निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो T हमको निकल जाएगा। क्लियर है। हमने कहा कि SEM का फॉर्मूला है SD बटे √n, SD डिवाइडेड बाई √n। लेकिन इसमें एक बताते हैं, यदि हमारे पास सैंपल छोटा हो, n यदि 10 से 30 से कम हो, कहता है रूल है, कहता है कि यदि हमारे पास सैंपल या सैंपल का साइज n जो है 30 से कम हो, तब फार्मूले में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। SEM बराबर होता है SD बटे √n माइनस 1। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पास कितना सैंपल है। ग्रुप X में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। ग्रुप Y में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। दोनों बच्चे क्या 30 से कम हुआ ना, इसलिए यहाँ पर SEM निकालने का फॉर्मूला होगा SD बटे √n माइनस 1। अब क्या है कि अब SD कैसे निकालेंगे। अब सवाल उठता है कि T निकालना है, तो T निकालने के लिए पहले तो हमको निकालना पड़ेगा SED और मीन 1 और मीन 2 निकालना पड़ेगा। मीन 1 और मीन 2 निकाल लेंगे तो क्या निकालेंगे, हम मीन 1 का SD निकालेंगे और मीन 2 का SD निकालेंगे। और जब मीन 1 का SD और मीन 2 का SD जब हम निकाल लेंगे, तब हमको SEM1 और SEM1 और SEM2 निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जब SEM1 निकल जाएगा, SEM2 निकल जाएगा, तो हम SED निकाल लेंगे। और जब SED हम निकाल लेंगे तो T भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आप इसको समझिए। पहले तो हम इसको मिटा देते हैं और आपको बताते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमारे पास जो डेटा है, 2 प्रकार के सैंपल का स्कोर आया हुआ है। एक सैंपल का स्कोर हम बता दिए हैं कि X का है 5, 8, 7, 6, 8, 9, 7, 8, 10, 9। ठीक है, इस सारे यह सैंपल X है और यह सैंपल Y है। X का देखो सब सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्कोर को जोड़ लेंगे। हम क्यों किसे जोड़ लेंगे, क्योंकि निकालना है मीन 1। तो हम जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला होता है समेशन X बटा n। तो पहला वेरिएबल क्या है हमारा, है X वेरिएबल है। तो X का मीन कैसे निकालेंगे, ये जितने भी स्कोर है सारे स्कोर को हम जोड़ लेंगे। समेशन X का मतलब होता है सम टोटल ऑफ X।
माने x का योग, x का जोड़। तो जोड़ देते हैं 5 8 13, 13 7 20, 20 6 26, 26 8 34, 34 और 9, 34 और 9 कितना होगा 43, 43 7 50, 50 8 58, 58 10 68, 68 9 77, 77। यदि इन सारे वैल्यू को आप जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आएगा 77 आएगा। तो 77 क्या हो गया समेशन x, माने कि x का जो टोटल योग हुआ कितना हुआ 77। तो समेशन x निकल गया आपको 77। और n कितना है, कितने बच्चे हैं ग्रुप x में 10 बच्चे हैं। तो 10 से हम यदि भाग देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 7.7, अर्थात मीन x निकल गया हमको कितना 7.7। क्या है मीन x। अब क्या करेंगे हम y का भी मीन निकाल लेंगे। हम कैसे y का मीन निकलेगा, फॉर्मूला हम जानते ही हैं, मीन y बराबर समेशन y डिवाइडेड बाई n। समेशन y अर्थात y के में जो भी वैल्यू है स्कोर है सारे स्कोर को हम जोड़ लेंगे। 8 10 10 9 12 12 11 10 12 10 को जोड़ेंगे, सबको जोड़िएगा तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमको 104 आ जाता है। अब क्या करेंगे हम समेशन y हो गया 104, तो 104 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया वैल्यू 10.4। तो मीन हमको पहला का भी मीन निकल गया और दूसरा का भी मीन हमको निकल गया। पहला का मीन हो गया कितना 7.7 और दूसरे का मीन आ गया 10.4। ठीक, फिर से लिख देते हैं 10.4, इसको काट देते हैं 10.4। दूसरे का मीन y हो गया 10.4 और मीन x हो गया 7.7। अब हमारा मीन 1 और मीन 2 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है SED। तो SED निकालने के लिए हमने आपको बता दिया है कि SED तब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक कि मीन आप नहीं निकाल रहे हैं। तो मीन तो निकल गया, तो मीन निकालने के बाद क्या करेंगे, पहला ग्रुप का x का हम निकालेंगे SD और फिर निकालेंगे y का SD। अर्थात टी रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन दोनों का SD, दोनों का SEM1 और तब निकलेगा SED। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम आपको SD x का SD। x का जो SD है उसका जो वैल्यू होगा वह वैल्यू क्या होगा सो आपको हम बताते हैं, 1 मिनट में आपको हम बताते हैं। अब हम पहला करते हैं काम कि निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे SD। किसका SD x का, और फिर निकालेंगे SD y का। स्टैंडर्ड डेविएशन x का जो होगा उसको पहले आपको निकाल दे हम। यह गीला हो गया, थोड़ा सा इसको सुखा दें हम ताकि इस पर सही से उग सके। SD x का फॉर्मूला होगा रूट अंडर समेशन x डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस CX का होल स्क्वायर। एक शॉर्ट मेथड बता देते हैं आपको हम। SD निकालने के कई मेथड हैं, एक को कहते हैं लॉन्ग मेथड, एक को कहते हैं शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट मेथड से SD निकालना आसान होता है। उसका फॉर्मूला है कि SD x माने x का SD निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट अंडर समेशन x डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस CX स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको पता भी हो। अब हमको क्या है SD x निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको CX निकालना होगा, x डैश निकालना पड़ेगा, फिर x डैश स्क्वायर निकालना पड़ेगा। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हमने जो मीन 1 निकाला था या अर्थात मीन x निकाला था। मीन x कितना आया था, हमको आया था 7.7 आया था। तो हम मान लेंगे कि एज्यूम्ड मीन जो है 7 है और करेक्शन x जो है
7.7 है। हम करेक्शन x 0.7 इसलिए लेते हैं ताकि 7.7 जब सारे वैल्यू से घटाएंगे तब उस समय कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए आपको परेशानी थोड़ी कम हो। तो शॉर्ट मेथड में क्या है कि यह जो पॉइंट जो वैल्यू है 0.7 है उसको हम मान लेते हैं करेक्शन x, और यह जो 7 है उसको मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन x। तो एज्यूम्ड मीन x हो गया 7 और करेक्शन x हो गया 0.7। इसी प्रकार से हमने जो समेशन y का जो हमने निकाला था मीन, वो मीन कितना आया था, मीन y आया था 10.4 आया था। 10.4 में क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन हो जाएगा 10 और करेक्शन y हो जाएगा 0.4। माने कि जो भी पॉइंट के बाद का वैल्यू है उसको मान लेते हैं हम करेक्शन। तो करेक्शन y हो गया 0.4 और एज्यूम्ड मीन हो गया कितना 10। इतना तो क्लियर है। तो अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, पहला काम करते हैं कि समय SD हम निकाल लेते हैं, किसका, x का SD निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, कह रहा है कि यहाँ पर समेशन x डैश स्क्वायर है डिवाइडेड बाई n माइनस cx का होल स्क्वायर और सारे का रूट ओवर। तो उस पहले निकालेंगे हम x डैश। x डैश कैसे निकलेगा, x डैश निकालने का फॉर्मूला है कि स्कोर में से x का जो स्कोर है इंडिविजुअल स्कोर है, सारे इंडिविजुअल स्कोर से आप मीन घटा लें। कैसा मीन घटाना है, एज्यूम्ड मीन। रियल मीन है 7.7, लेकिन एज्यूम्ड मीन कितना रखा हमने, 7 रखा है। अब क्या करेंगे, सारे वैल्यू में से हम 7 घटाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0.2। हमने यहाँ निकाला है x डैश। 8 में से फिर कितना चला जाएगा 7, तो 1। 7 में से 7 गया तो 0, 6 में से 7 गया तो -1, 8 में से 7 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, 7 में से 7 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। अर्थात जितना यह इंडिविजुअल वैल्यू है सारे वैल्यू में से 7 घटा लेंगे और घटाने पर जो वैल्यू आता है यहाँ पर लिख दिया। तो आया है x डैश आ गया है -2 1 0 -1 1 2 0 1 3 2। कैसे निकला, फिर से समझ लीजिए। सारे वैल्यू में से हम 7 घटाएंगे। 5 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 0.2। 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, 6 में से 7 घटाएंगे तो -1, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2। यह हो गया x डैश। x डैश जब निकल गया तो हम क्या करेंगे, x डैश का स्क्वायर कर लेंगे, अर्थात इसी वैल्यू को इसी वैल्यू से गुना करेंगे। जब x डैश को x डैश से गुना करेंगे तो x डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 को -2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, 1 को गुना करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, -1 को फिर -1 से गुना करेंगे तो 1, 1 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 1, सारे को 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 0 1 और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना 4 हो जाएगा। यह हमको x डैश स्क्वायर निकल गया। अब सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 4 1 5 1 6 7 4 11 12 12 और 9 21 21 4 25। ये कितना आ गया 25। समेशन x डैश कितना आ गया, समेशन x डैश स्क्वायर आ गया 25। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू SD बराबर कितना हो जाएगा, समेशन x डैश स्क्वायर के बदले हम क्या यहाँ लिख देंगे 25। n कितना है 10 बच्चे हैं डिवाइडेड बाई 10 माइनस समेशन cx का होल स्क्वायर। समेशन cx कितना है 0.7 है, तो 0.7 का होल स्क्वायर। अब है रूट अंडर 25 को 10 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 2.5 और 0.7 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 0.49। अर्थात 2.50 में से 0.49 घटाएंगे तो कितना आएगा 2.01। अब हमको SD कितना आ गया, स्क्वायर रूट अंडर 2.01। अब 2.01 का हम निकालेंगे क्या, स्क्वायर रूट निकालेंगे। और 2.01 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 1.42। आप निकाल के देख लीजिए 2.01 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 1.42 आ गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, हमको SDX भी निकल गया। SDX कितना निकल गया हमको 1.42। क्लियर है।
अब हमको क्या करना है, अब जब हमने निकाल लिया है एस डी एक्स का एस डी, तो अब क्या करेंगे हम वाई का एस डी भी निकाल लेंगे। वाई का भी एस डी निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से, इसी तरीके से हम वाई का एस डी निकालेंगे। फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं आपको हम, एस डी वाई बराबर हो जाएगा एस डी वाई बराबर है रूट अंडर समेशन वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सी वाई का होल स्क्वायर। वही फार्मूला जैसा कि एस डी एक्स का फार्मूला था। अंतर क्या है, जहाँ पर एस डी एक्स लिखा था वहाँ लिख दिया हमने एस डी वाई, और जहाँ पर समेशन एक्स डैश स्क्वायर लिखा हुआ था वहाँ हमने लिख दिया समेशन वाई डैश स्क्वायर। अब इस फार्मूले से हम एस डी वाई निकालेंगे, अर्थात वाई का एस डी निकालेंगे। क्या करेंगे हम जानते हैं कि वाई का मीन कितना आया है 10.4। तो इस 10.4 में हमने क्या किया है कि एज्यूम्ड मीन मान लिया है 10 और करेक्शन वाई मान लिया है हमने 0.4। अब हर इंडिविजुअल वाई स्कोर को हम क्या करेंगे, किससे माइनस करेंगे 10 से, सबको घटाएंगे 10 से। तो 8 को जब आप 10 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, 10 को 10 से घटाएंगे तो आ जाएगा 0, 10 को 10 से घटाएंगे तो 0, 9 को 10 से घटाएंगे तो -1, 12 को 10 से घटाएंगे तो 2, 12 को 10 से घटाएंगे तो 2, 11 को 10 से घटाएंगे तो 1, 10 को 10 से घटाएंगे तो 0, 12 को 10 से घटाएंगे तो 2 और 10 को 10 से घटाएंगे तो 0। अर्थात हर इंडिविजुअल स्कोर को हम क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन वाई अर्थात 10 से घटा लेंगे। तो घटाने के बाद वाई निकल गया हमको, वाई को हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, वाई निकल गया है, अब हम वाई को अब स्क्वायर करेंगे तब निकल जाएगा वाई डैश स्क्वायर। यह वाई डैश है तो वाई डैश को वाई डैश से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 गुना करेंगे 0 से तो 0, इसको 0 को फिर गुना करेंगे 0 से तो 0, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4, 2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4, 1 का स्क्वायर होगा 1, 0 का स्क्वायर होगा 0, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 0 का स्क्वायर होगा 0। अब क्या करेंगे, सारे वैल्यू को हम जोड़ लेंगे। 4 1 5, 5 और 4 9, 9 4 13, 1 14, 4 18। समेशन वाई डैश स्क्वायर कितना हो गया 18। समेशन वाई डैश स्क्वायर हमको आ गया 18 डिवाइडेड बाई 10 माइनस करेक्शन वाई कितना हमें लिया था 0.4, यहाँ पर 0.4 का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया 1.8। 18 को 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.8 माइनस 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.16। यदि आप गुना करके देख लीजिए कि यदि आप 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.16। इसका मतलब है कि 1.80 को 0.16 से घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 10 में से 4 गया तो 10 में 6 गया तो 4, ये कितना होगा 7 में से 1 गया तो 6, 1.64। 1.80 को 0.16 से घटाएंगे तो आ जाएगा 1.64। अब 1.64 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 1.64 का यदि आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 1.25। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो वैल्यू आ जाएगा 1.25। इसका मतलब क्या हो गया, हमको एस डी वाई निकल गया, एस डी वाई हो गया 1.25। अब हमको मीन, पहला का मीन निकल गया है, पहला का एस डी निकल गया है, और अब क्या हुआ कि अब हमको दूसरा का भी मीन निकल गया है और दूसरा का भी एस डी निकल गया है। तो इसको हम दोबारा यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं ताकि आपको याद रहे।
मीन वाई है 10.4 और एस डी वाई है, हमने निकाला है कितना 1.25। अब रिमेनिंग जो यह कैलकुलेशन है इसको हम तत्काल इसको मिटा देते हैं ताकि फिर आगे कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब हम दोनों स्कोर का एक्स स्कोर और वाई स्कोर का हमने मीन और एस डी निकाल लिया। मीन और एस डी जब निकल गया तो अब अगला काम क्या है, अब हमको पहला का निकालना है SEM स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, फिर y का निकालना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। पहले हम निकाल लेते हैं x का स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। क्यों निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे क्योंकि SED का फार्मूला आपको हम बता चुके हैं, फिर एक बार आपको याद दिला दें। SED का फार्मूला है SED बराबर स्क्वायर रूट SEM1 का स्क्वायर प्लस SEM2 का स्क्वायर, अर्थात x का स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन और y का स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जब तक निकालेंगे नहीं तब तक SED नहीं निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे हम SED? SEM इसका फॉर्मूला है SEM किसका, पहला का रूट अंडर SD डिवाइडेड बाई रूट अंडर n-1। मैंने पहला का SD आप निकाल लिया। SD जब आपके पास पता है ही तो SEM निकालना क्या है, आसान हो जाएगा। यहाँ हम जानते हैं कि SD का वैल्यू कितना है, SD का वैल्यू है यहाँ पर 1.42 डिवाइडेड बाई n कितना है 10, तो 10-1, तो 1.42 डिवाइडेड बाई 10-1 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो 1.42 डिवाइडेड बाई 3। तो 1.42 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.47। इसको डिवाइड इससे करेंगे तो आ जाएगा 0.47। इस प्रकार हमको SEM1 निकल गया। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए कि SEM1 का फार्मूला होता है SD बट्टे रूट n-1। SD हमारा निकला हुआ है कितना, x का SD निकला हुआ है 1.42, तो यहाँ पे लिख दिया 1.42 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 10-1। 10 क्यों दिया, क्योंकि x का n कितना है, कितने बच्चे हैं 10 बच्चे हैं, तो 10-1 कितना हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो 1.42 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना वैल्यू आ जाएगा, तब हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.47। तब हम यहाँ लिख लेते हैं अब कि SEM1 कितना हो गया 0.47। SEM1 बराबर 0.47। अब क्या निकालना हमको है, अब हमको निकालना है SEM2। SEM2 निकालने का भी वही फार्मूला है, सेम फार्मूला है। SEM2 बराबर SD y बटे रूट n-1। SD y कितना है 1.25। 1.25 को आप क्या करेंगे डिवाइडेड बाई n-1। y का वैल्यू, y भी कितना है, कितने लोग हैं y में, y ग्रुप में भी 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे रूट अंडर 10-1 1.25 डिवाइडेड बाई 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब देखो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 9 1.25 डिवाइडेड बाई 9 का जो स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, यहाँ लिख दिया हमने 3। अब देखो अब 1.25 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1.25 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.43, कितना आ जाएगा 0.43। अब यहाँ लिख देते हैं हम SEM2 बराबर कितना हो गया 0.43। अब नीचे के पोर्शन को मिटा देते हैं, इसलिए कि आगे का फिर वैल्यू हम SED निकाल सकें, उतना स्पेस हमारे पास रहे। अब हमारे पास SEM1 निकल गया
और SeM2 निकल गया। जब दोनों वैल्यू निकल गया तब हमारे लिए SeD निकालना आसान हो गया। SeD का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, SeM1 का स्क्वायर प्लस SeM2 का स्क्वायर, रूट अंडर SeM1 का स्क्वायर प्लस SeM2 का स्क्वायर। यह तुमको हम बता चुके हैं, पहले लिखा दिया थी फॉर्मूला कि SeD माने स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पहला का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड ऑफ मीन दूसरा का स्क्वायर। पहला का मतलब x का और दूसरा का मतलब y का। कितना वैल्यू आया SeM1? रूट अंडर 0.47 का होल स्क्वायर प्लस SeM2 कितना है 0.43 का होल स्क्वायर। अब 0.47 को 0.47 से गुना करना है, अब 0.43 को 0.43 से गुना करना है। कितना आएगा? 0.47 को 0.47 से आप गुना करेंगे तो आएगा 0.22। वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.22। 0.47 को 0.47 से गुना करके देखिए तो कितना होता है? आ गया 0.22। इसी प्रकार से 0.43 को 0.43 से गुना करके देखिए, वैल्यू आ जाएगा 0.18। अब दोनों को जोड़ दो, 0.22 और 0.18 को जोड़ दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना? 0.40। अब 0.40 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो 0.40 का वर्गमूल निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो वह वैल्यू आ जाएगा 0.63। कलम कागज लो और आराम से इसको निकालो तो 0.40 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा वैल्यू? 0.63। अर्थात SeD हो गया 0.63। और जब SeD निकल गया तब क्या निकल गया? अब हमारे लिए T भी निकल गया। T भी निकालना हो गया आसान, क्योंकि सारे वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल गए हैं। अब हम लिखेंगे क्या यहाँ पर? फिर एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, T इज इक्वल टू M1 माइनस M2 बटे SeD। अब यहाँ देखो, M2 पहले क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका My का मीन ज़्यादा है और मीन x क्या है? कम है। हम बता दिए थे कि T माइनस में नहीं होता है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर M1 माइनस M2 नहीं बल्कि वैल्यू देंगे M2 माइनस M1। M2 वैल्यू कितना है? 10.4 माइनस 7.7 डिवाइडेड बाई SeD कितना आया है? 0.63। अब क्या करेंगे कि 10.4 को 7.7 से घटाएंगे। घटा लो तो कितना आता है? घटाने पर तुम्हारा वैल्यू आ गया 2.7। कैसे आया? देखो यहाँ पर 0 डाल दो, 10 में से 7 देखो 4 है ना, 14 में से 7 गया तो 7। अभी कितना वैल्यू हो गया? 9 में 7 गया तो 2। 2.7 डिवाइडेड बाई 0.63। अब 2.7 को 0.63 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड जब आप करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 4.28। कितना आ जाएगा? 4.28। T कितना निकल गया? 4.28। अब 4.28 का क्या मतलब हुआ? 4.28 का मतलब ये हुआ कि x और y के बीच में जो डिफरेंस आया है वह आया है 4.28। यह 4.28 क्या बतलाता है कि x और y के बीच में डिफरेंस क्या रियल में डिफरेंस है या रियल में डिफरेंस नहीं है। तो इसको जांचने के लिए यह वैल्यू में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, सार्थक है कि नहीं है, इसको जांचने के लिए क्या करते हैं? हम पहले निकालते हैं DF। तो ऊपर वाला पोर्शन को मिटा देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन हम लोगों ने नोट कर लिया है। जो ऊपर वाला पोर्शन नोट कर लिया है तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं DF। DF का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। DF का फॉर्मूला है T के लिए N1 माइनस 1 प्लस N2 माइनस 1। N1 मतलब X में कितने बच्चे हैं, X ग्रुप में। X ग्रुप में हम जानते हैं कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। तो 10 माइनस 1 प्लस Y ग्रुप में कितने बच्चे हैं? यहाँ भी 10 बच्चा है हमारे पास, तो 10 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9, ये कितना हो गया? 18। DF कितना आ गया? 18।
अब डीएफ टेबल, टी टेबल आपको मिलेगा किताब में, जब जाएंगे तो किताब में आपको डीएफ का टेबल मिलता है। उसमें दिखाया रहता है कि डीएफ 1 है, डीएफ 2 है, डीएफ 5 है, डीएफ 10 है, डीएफ 20 है। तो इस सारे अलग अलग डीएफ पर 0.05 लेवल पर टी कितना आना चाहिए, 0.01 लेवल पर टी कितना आना चाहिए। अब आपके पास प्रश्न उठेगा कि 0.05 और 0.01 क्या है भाई। दो तरह का वैल्यू आपको वहाँ पर मिलेगा। डीएफ निकालेंगे तो डीएफ टेबल पर पहला वैल्यू आता है 0.05, दूसरा आता है 0.01। तो देखेंगे जब डीएफ 18 है तो टी टेबल में देखेंगे डीएफ 18 पर अलग अलग वैल्यू आया हुआ है। जैसे 0.01 आने के लिए 0.01 लेवल पर डीएफ में कम टी का वैल्यू मिनिमम कितना आना चाहिए। मिनिमम वैल्यू किताब में आप देखेंगे तो आएगा 2.87। कहाँ पे, यदि टी का वैल्यू 2.87 या उससे अधिक है तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में डिफरेंस 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट है। आप कहते हैं कि 0.01 लेवल का क्या मतलब हुआ। 0.01 लेवल का मतलब हुआ कि 100 केस में 99 केस में यह बात प्रमाणित होती है कि x और y के बीच में डिफरेंस है। क्योंकि हमारा वैल्यू आया है 4.28 जो 2.87 से भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि x और y के बीच में डिफरेंस है और यह डिफरेंस कैसा है, सिग्निफिकेंट है। जबकि नल हाइपोथेसिस कहता यह है कि x और y के बीच में डिफरेंस नहीं होगा। यह बात कट गई ना, इसलिए कट गई क्योंकि t आ गया है, t का वैल्यू आया है 4.28 और यह 0.01 लेवल पर सिग्निफिकेंट है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह जो x और y का जो बीच में जो अंतर है वह अंतर कैसा है, सार्थक अंतर है। इस प्रकार हम समझ गए कि टी रेशियो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में कैसे कैसे स्टेप्स है